हेलो एवरीवन, आज हम सभी लोग सांवले सपनों की याद नामक पाठ की व्याख्या करेंगे। इस पाठ के लेखक का नाम जाबिर हुसैन है। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली, जो कि उनके दोस्त हैं, की मृत्यु से वह अत्यंत दुखी हैं और इस पाठ में उन्होंने सालिम अली को याद करते हुए उनके व्यक्ति चित्र को प्रस्तुत किया है। यह जो पाठ है वह डायरी शैली में लिखा गया है। तो इस पैराग्राफ में जो है सालिम अली जी की मृत्यु हो जाती है और उनके आखिरी सफ़र के बारे में व्याख्या की गई है। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सुनहरे परिंदों की खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वह उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी की आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो ये सफ़र है वो सालिम अली जी का आखिरी सफ़र है। जैसे पक्षी जो है अपनी मृत्यु के बाद एक आखिरी गाना गाता है मृत्यु के समय, उसके बाद वो प्रकृति में विलीन हो जाता है। इसी प्रकार सालिम अली जी जो हैं वो प्रकृति में विलीन होने की ओर अग्रसर हैं। किसी में इतनी हिम्मत कहाँ है जो उन्हें अपने जिस्म की हरारत यानी कि जिस्म की जो गर्मी होती है उसको देके या दिल की धड़कन को देकर उसको दोबारा जिंदा कर सके, ताकि वह दोबारा पक्षी अपना गीत दोबारा गा सके। इस तरह से सालिम अली जो हैं वो अब कभी उठने वाले नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोई हुई पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। ये उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों और झरनों आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता हुआ फूटता महसूस कैसे कर सकता है। मतलब जो सालिम अली हैं वह चाहते थे कि आदमी प्रकृति को प्रकृति की नज़र से देखे, आदमी की नज़र से ना देखे। उनकी जैसे पक्षियों की आवाज़ें हैं, आवाज़ें पेड़ पौधों की, हवा की आवाज़, ये सब मधुर संगीत की तरह आदमी सुने और उससे सुन करके रोमांच महसूस करे। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब श्री कृष्ण वृंदावन में रासलीला रची थी और गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भांडे फोड़े थे। यहाँ पर लेखक ने बताया, कवि कृष्ण जी का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया है कि कुछ ऐसी जो है कहानियाँ होती हैं जो बहुत वर्ष हो जाने के बाद भी जो है वो बिल्कुल सजीव चित्रित रहती हैं। मतलब उसके बारे में अगर कल्पना भी करो तो बिल्कुल आंखों के सामने सदस्य होती हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण के बारे में बताएं कि हजारों लाखों वर्ष पहले, कई सालों वर्ष पहले जो है पता नहीं कृष्ण जी ने कब रास रचा था, कब दूध दही से भरे हुए बर्तन उन्होंने फोड़े थे, कब गोपियों के संग में जो है वृंदावन में वो रास रचाते थे पेड़ों पर, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाया में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था। लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। मतलब कि इस जो क्रिया है जो ये रास रचाते थे कृष्ण जी, वो बहुत सालों पूर्व किया था उन्होंने। लेकिन अगर कोई आज भी वृंदावन जाता है तो सदस्य वो दृश्य जीवित होता है आंखों के सामने। सोचते ही बस ऐसा मंत्र मुग्ध हो जाता है आदमी कि लगेगा बस बिल्कुल सामने ही है, सामने हो रहा है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों में उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत
देने देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? मतलब इस चीज़ को जो है कई साल हो गए, लेकिन अभी भी क्या ऐसा होता है कि उसमें कृष्ण जी की बांसुरी का आनंदमय संगीत ना सुनाई देता हो? यही चीज़ है। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बचे थे। मतलब मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले व्यक्ति पर डाली जाए। यहाँ पर सालिम अली के बारे में बात हो रही कि वो कमज़ोर काया वाला मतलब पतले दुबले पतले आदमी थे और वो जो है सती मतलब 100 साल होने पर उनके कुछ ही साल बचे हुए थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया और कैंसर जैसी बीमारी, जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। उनके शरीर तो कमज़ोर हो गया था क्योंकि उनको कैंसर था, कैंसर की बीमारी के कारण कमज़ोर हो गया था, लेकिन अंतिम समय तक मौत की आंखों में वह रोशनी छीनने में सफल हुई। लेकिन उनकी जो प्रकृति को देखने की जो आंखों की रोशनी थी वह कभी भी कम नहीं हुई। पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। वह इतनी उनकी आंखों में तेज था पक्षियों के प्रति कि वह उम्र के आखिरी पड़ाव में भी बिल्कुल सही सलामत थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनके मौत के बाद ही उतरी होगी। वह एक अच्छे बर्ड वॉचर थे ना, तो वह दूरबीन हमेशा अपनी आंखों पर लगाए रहते थे। वह दूरबीन उनकी आंखों से कभी भी नहीं हटी। वो मृत्यु जब उनकी हो गई तभी उतरी थी। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो। वह बहुत ही उत्तम किस्म के बर्ड वॉचर थे। मतलब उनके जैसा बर्ड वॉचर पक्षियों को प्रेम करने वाला, उसको बर्ड वॉचर बोलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हो, तो ऐसा कोई भी नहीं हुआ था। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए थे। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता था। दूर क्षितिज तक फैली क्षितिज मतलब जहाँ ज़मीन और आसमान जब बहुत दूर तक देखते हैं तो लगता है जैसे बराबर है, मिल रहे हैं ज़मीन और आसमान। ऐसी जगह तक उनकी नज़रें बहुत तेज़ थी, वो दूरबीन से देखा करते थे। कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेती है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे। वह प्रकृति के प्रभाव में वो नहीं आते थे, वह प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने की कोशिश करते थे, बिल्कुल घुल मिल जाना चाहते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक फैली खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। मतलब जो ये दुनिया है प्रकृति वाली, प्रकृति प्रेमी थे ना, तो वह बड़ी मुश्किल से उन्होंने इस दुनिया को गढ़ा था। और उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। अब ये तहमीना उनकी वाइफ का नाम है, बीवी का नाम है। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। वह स्कूल के दिनों से ही उनकी सहपाठी थी, मतलब साथ में रहती थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली में को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे वहाँ के प्रधानमंत्री थे। तो जो है इस पाठ में उन्होंने बताया गया, लेखक ने बताया है कि वह पक्षियों को बचाने के उद्देश्य से केरल गए थे। वहाँ पे एक साइलेंट वैली नाम है, वहाँ पर जगह का नाम है। वहाँ पर वो चौधरी चरण सिंह जो कि प्रधानमंत्री थे उनसे मिले थे और उन्होंने ऐसी कल्पना करके या चित्र प्रस्तुत किया उनके सामने कि प्रधानमंत्री जो थे उनकी आंखों में भी पानी आ गया। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। मतलब वो भी प्रकृति प्रेमी थे। जो चौधरी चरण सिंह थे, प्रधानमंत्री थे, वो भी एक बहुत ही अच्छे प्रकृति प्रेमी थे। उनको भी प्रकृति के बारे में बहुत अच्छा खासा नॉलेज था। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उससे उनकी आंखें नम कर दी थीं। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा?
कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीन पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। मतलब दोनों जो थे प्रकृति प्रेमी वो तो दोनों रहे नहीं, तो अब कौन है जो पक्षियों के बारे में सोचेगा। जो सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था, उन्होंने एक आत्मकथा भी रखी थी, उसका नाम था ऑल ऑफ अ स्पैरो। मुझे याद है D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रेडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपनी पति के बारे में कुछ लिखे। यहाँ पर जो है प्रकृति प्रेमी जो है D.H. लॉरेंस, ये बहुत ही बड़े प्रकृति प्रेमी थे। यह भी मतलब सालिम अली से भी ज़्यादा बड़े ये प्रकृति प्रेमी थे। उनकी पत्नी का नाम था फ्रीडा लॉरेंस। से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। इस पैराग्राफ में सालिम अली ने अपनी आत्मकथा फॉल ऑफ ए स्पैरो के बारे में बताया है। इस पैराग्राफ में D.H. लॉरेंस जो बहुत ही बड़े प्रकृति प्रेमी थे, उनकी पत्नी के बारे में बताया गया है कि जब वह उनसे बात करने आए तो उन्होंने जो उनकी पत्नी उन्होंने कहा कि सालिम जो H. लॉरेंस है उनके बारे में मुझसे ज़्यादा तो मेरी छत पर बैठी हुई गौरैया जानती है, तो वह ज़्यादा आपको इस बारे में बता पाएगी। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपनी पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। मुझसे ज़्यादा जो है छत पर बैठी मेरी गौरैया उनके बारे में ढेर सारी बातें जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। अब वह जो है अपने हस्बैंड के बारे में बताने जा रही हैं। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में मेरी हड्डियों में समाया है, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उनके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों में जामा पहना। मतलब शब्दों, उनकी जो पर्सनैलिटी थी उनको शब्दों में बांध करके बताना बहुत ही ज़्यादा कठिन है मुझसे। मुझे यकीन है कि मेरी छत पर बैठी गौरैया उनके बारे में, हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज़्यादा जानती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। मतलब यहाँ पर उन्होंने बताया है कि वे कैसे बर्ड वॉचर बने, एक अच्छे प्रकृति प्रेमी बने। वो जब छोटे थे तो एयरगन से खेल रहे थे तो किसी गौरैया को जो है गोली लग गई थी, तब से उन्होंने बर्ड वॉचर बन गए, बर्ड लवर बन गए। यही इस पैराग्राफ में बताया गया है। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। सालिम अली जो है एक छोटे से टापू बन नहीं थे, वह अथाह सागर थे। मतलब उनकी जो है प्रकृति से जो प्रेम करते थे उसको किसी भी तरह मापा नहीं जा सकता था। अथाह सागर थे वो। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके ब्रह्मशाली स्वभाव और उनके यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वे आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? आंखें नम हैं सालिम अली, तुम कब लौटोगे? मतलब जो उनके प्रेमी हैं, सालिम अली को जो जानने वाले हैं, उनको तो बस यही लगता है कि सालिम अली अभी गले में दूरबीन लटकाए पक्षियों को देखने के लिए निकले हुए हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो जब तक वो नहीं लौटते हैं तो क्या उन्हें क्या मान लिया जाए? उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? कब आएंगे सालिम अली लौट कर? क्या आप आएंगे? मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।